नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों हिंदुत्व की विचारधारा पर चल रही है, ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं का मानना है। कांग्रेस अपनी वर्षों पुरानी रणनीति को या जिसको कहें नीति को बदल रही है, उसे लेकर कुछ वर्ग के नेताओं में असंतोष भी है। वहीं दूसरे गुट का ये भी कहना है कि ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है कि सभी धर्मों को वो साथ लेकर चलती है, परंतु जिस तरह से इन दिनों हिंदुत्व के प्रति रुझान बढ़ा है कि पहले कहीं हनुमान चालीसा का पाठ, फिर सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के कमलनाथ जी कृष्ण दरबार सजा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो इसे लेकर कई नेता बेचैन भी हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस नई रणनीति से कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान, और साथ साथ बीजेपी इससे क्यों परेशान है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं, अगर विशुद्ध रूप से पत्रकार के रूप में जो रहेंगे हमारे साथ, वो सतीश सक्सेना जी रहेंगे। वो अपना विवेचन यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में सिद्दीकी जी रहेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी हमको बताएंगे कि कांग्रेस इन दिनों अपनी रणनीति नए तरीके से दिखा रही है या फिर जो पहले से चला आ रहा है वही कर रही है। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे ही बनता है फिरोज जी कि कांग्रेस का ये जो हिंदुत्व प्रेम है, ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है या फिर ऊपर हाईकमान से कहा गया है कि नहीं, चेंज करना है सब कुछ? देखिए, ये ऐसा ना पहले कभी हिंदुत्व की बात थी ना आज है। कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म में विश्वास रखती है, जो भारत की सनातनी परंपरा है हमारी, सर्वधर्म समभाव। उसका मतलब ही होता है धर्मनिरपेक्ष। तो वो हम उस विचार में आज भी विश्वास रखते हैं, पहले भी रखते थे। अगर आप आज़ादी के समय देखें तो महात्मा गांधी जो थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये सभी हिंदू मुस्लिम मिलके गाया करते थे। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जब अपनी नर्मदा परिक्रमा निकाली तो मैंने देखा, मैं कई बार मैं खुद स्वयं 2-3 दिन के लिए वहाँ गया, क्योंकि हूँ मैं मुसलमान, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मुस्लिम भाई हों, क्रिश्चियन भाई हों, सिख भाई हों, सबने जो है परिक्रमा वासियों को नाश्ता कराया, किसी ने ठहरने की व्यवस्था कराई, अलग अलग विभिन्न जगहों में दूसरों ने भी सबने किया। तो कांग्रेस का ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ये है कि उनका एक ही एजेंडा था कि कांग्रेस को ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है, और यही उनकी राजनीति का मूल मंत्र था। अब उनको ऐसा लगता है, लेकिन कांग्रेस जो अपने विचार में 135 साल से जैसी थी वो वैसी आज भी है। जहां भी हमारी पुरानी परंपराओं को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम लोगों ने तो आज भी कहा था, जब सीए एनआरसी की बात हुई थी, कि एकात्म मानववाद की हम एकात्मा की बात करते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, जब समूचा विश्व ही हमारा जो है हमारा परिवार है, तो फिर ये सीए एनआरसी कहाँ से आ गया? हमने तो उसके बाद का भी विरोध किया। हम ही एक पार्टी थे जिसने कहा कि हम धर्म के आधार पर कोई काम नहीं करते, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कि सीए एनआरसी लागू नहीं होगी। तो हम सभी लोगों की बात करते हैं। अगर कमलनाथ जी करते हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जनों को करना चाहिए। हम सब लोग, मैं खुद अपना फोटो लगा के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का और वो वायरल कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छी बात है, पर अब जैसे और आपके अन्य नेता हैं वो ये आपत्ति उठा रहे हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह जी, जो कांग्रेस के इस समय एमएलए भी हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करना चाहिए। जो पहले से नीति चली आ रही है उसी को रखना चाहिए। रोज़ रोज़ या जिसको कहें त्योहारी अवसर पर इस तरीके के आयोजन करने से जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी कांग्रेस के हाथ से खिसक जाएगा। ये वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो हम सर्वधर्म समभाव की बात पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। आज भी अगर चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो जो देश का, या दलित हो, आदिवासी हो, अगर इनके खिलाफ कोई भी बात होगी तो कांग्रेस पार्टी आती है। और हम श्रवण जाति के साथ भी रहते हैं, सबके साथ बात करते हैं। क्यों, हमने क्या मध्य प्रदेश में जब श्रवण आरक्षण, गरीबों को श्रवण आरक्षण नहीं दिया गया, तो हमने क्या, कमलनाथ जी ने ये नियम नहीं लागू किया कि आप सिर्फ अपना आय का प्रमाण पत्र लाइए,
यही आपका जो है सर्टिफिकेट है। तो हमने तो सब चीजें की हैं, सबके लिए की है। नहीं, पर जब सत्ता में थी आपकी पार्टी, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की अभी मैं 15 महीने की बात करूं, तो सवर्ण आरक्षण पे आपने प्रयास नहीं किए, और उसको लेकर सपाक्स ने आपका विरोध भी किया, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, पर उस बिल को आप जो है पेंडिंग डाले रहे। देखिए, कहीं कोई इस जो बात है कि हमने संसद में जब संसद में इस मामले में जब ये बिल पास हो रहा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया? ना तो हमने राज्यसभा में किया, ना लोकसभा में किया, बल्कि स्वागत क्यों नहीं किया? तो मध्य प्रदेश में भी लागू किया अपन, हमने मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो ठीक है, अगर कहीं उस पर विरोध भी हुआ आप लोगों का, और सपाक्स का ये दावा था कि बीजेपी को हरवाने में, सत्ता से बाहर रखने में उन लोगों की भूमिका थी, उनकी पार्टी की, कि उन्होंने ही लगभग 20 सीटों पर बीजेपी के वोट काटे। अब उसका लाभ आपको मिला, तो परंतु आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से वो भी आपसे नाराज है, सपाक्स पार्टी। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, सरकार के स्तर पर ये जब क्या निर्णय हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं पता, लेकिन श्रवण आरक्षण की विरोधी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में, संसद में इसका समर्थन किया, और मध्य प्रदेश में भी हम समर्थन करते हैं, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक बात है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा सतीश जी कि ये जो कांग्रेस की रणनीति में एकदम बदलाव आया है, ये कोई मजबूरी है, या हाईकमान कुछ आगे का परिदृश्य देख रहा है जिसके चलते ये सब हो रहा है, कि कभी हनुमान चालीसा का पाठ, तो कभी सुंदरकांड, तो अब कभी कृष्ण दरबार, आगे पता नहीं क्या क्या होगा? नहीं, हाईकमान से तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगर हाईकमान निर्देशित करता तो उनके अन्य राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं, तो वहाँ भी इस तरह की होना चाहिए था। और इसी कांग्रेस ने कहा था कि हम धर्म जो है उसको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, और आज यही कांग्रेस जो है वो धर्म को लेकर चल रही है। वो पीसीसी पे तो उन्होंने कटआउट तक लगा रखा था अभी भी बीच में। अब कमलनाथ जी 70 पार किस पैटर्न पे चल रहे हैं, वो कहाँ कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, अभी तो वो जाने या कांग्रेस के लोग जाने कि ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन अभी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो इनकी संस्था हैं 2-3, उन लोगों ने सोनिया गांधी से शिकायत की है इस बात की कि जो हमारी पार्टी है, जब से हमारी इसमें आस्था है, वो जो है अभी ये धर्म के आधारित हो गई है, तो पर हम लोगों के भरोसे ना रहे ये कांग्रेस पार्टी। ये उन्होंने भी शिकायत की है, उसकी कॉपी भी उन्होंने जारी करी है। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिरोज जी कि ये जो आपत्ति उठ रही है कांग्रेस के अंदर से ही, कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बड़ा सा आपने पोस्टर जो है भगवान राम का टांगा, तो बकरा ईद पे आपने बकरा नहीं कटवाया। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा शुरू से एक ही बात कही थी कि हम अदालत का निर्णय मानेंगे, या दोनों पक्ष बैठ के आपस में सुलह कर लें। जब अदालत का निर्णय आ गया, पूरा देश इस बात के लिए बधाई दे रहा था, पूरा देश इसके साथ है, तो कांग्रेस पार्टी भी इसके साथ है। लेकिन राम का मतलब ये है कि राम राज्य होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, समता मूलक समाज होना चाहिए। उस बात की तो आपके ही लोग उठा रहे हैं कि साहब, जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, तो बकरीद पे बकरा क्यों नहीं काटा? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कमलनाथ जी ने अपने बंगले पे कराया था, ठीक है। अभी भी जो दरबार लगाया उन्होंने भी लगाया पोस्टर हमने, कि जब पूरे देश में इस बात की खुशी मनाई जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कि ये जो भी निर्णय हुआ है ये इंसाफ के साथ हुआ है, यानी न्याय के साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी साथ थी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि राम के नाम से कभी भी कांग्रेस दूर नहीं रही। राम का मतलब ही ये था कि सब लोग जो हैं एक छतरी के नीचे रहे और एकजुट हुए, और हम लोगों ने देश सबने मिलकर आज़ाद कराया, पूरे देश के लोग एक साथ हुए। तो राम के नाम से कभी नहीं। लेकिन जो राम के नाम पे राजनीति की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी तो सवाल का जवाब नहीं आया। अगर आप सर्वधर्म समभाव की बार बार बात कर रहे हैं, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने राम भगवान का पोस्टर लगाया, अच्छी बात है, तो बकरीद पे बकरा क्यों नहीं कटवाया? जो लोग बकरीद पे बकरा कटवाने की बात कर रहे हैं, कौन कटवाएगा? वो
और लोग को जो बकरा कटवाया जाता है वो घरों में कटवाते हैं लोग, अपने घरों में ये काम किया जाता है। चौराहे पे नहीं होता है ये काम, या कहीं कार्यालयों में नहीं होता है ये काम। और ऐसे और नहीं आए थे और लोग बकरा लेकर आए थे पिछली, अरे वो जो आए थे, हम ही सब कार्यकर्ता थे, जितने जो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, हम लोग तो कांग्रेसी, हम ही लोगों ने इस बात का विरोध किया। क्या रोजा अफ्तारी वहां नहीं हुई है पीसीसी में? क्या पीसीसी में ईद मिलन समारोह नहीं हुआ है? क्या हुआ है? सब लोग मिले, सब लोग साथ में आए, सबने ईद मिलन में सब लोग शामिल हुए, सब लोग रोजा अफ्तारी में भी वहां शामिल हुए। क्या पीसीसी की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से रोजा अफ्तारी भी कराई जाते? पिछली बार 2018 में उनको तो आप लोगों ने भगा दिया था वहां से। देखिए, ये तरीका नहीं है। क्या हिंदू समाज कुर्बानी करता है क्या? आप बताइए मुझे। तो सबको साथ ले, ऐसे कहीं आप रिलीजियस टॉलरेंस रखेंगे या नहीं रखेंगे उस बात में? तो रिलीजियस टॉलरेंस भी रखी जाती है। हाँ, रोजा अफ्तार सब लोग करते हैं, फलाहार सब लोग करते हैं, ईद मिलन में सब लोग आते हैं, आना चाहिए और लोग आए सब। मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नई आपकी रणनीति है या जो पुरानी चली आ रही, जैसा आप समझें, इससे आने वाले जो उपचुनाव हैं, 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा या उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए कहीं? देखिए, चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। 15 महीने में जो भी हम जनता को राहत दे पाए, जितने हमारे जो काम अधूरे रह गए, जनता को हम बताएंगे कि हमारे ये अधूरे रह गए काम, हम इनको पूरा करेंगे और ये हमने 15 महीने में आपके लिए ये काम किया। दूसरी बात, हम जनता को जो मुद्दा है कि आपने वोट 5 साल के लिए दिया था इनको, और ये आपके वोट को दगा दे के 5 साल पहले ही सौदेबाजी करके ये पार्टी छोड़ के चले गए। किसी को मंत्री बनना था, किसी को राज्यसभा में जाना था, ये मुद्दे रहेंगे। धर्म वहाँ कहीं कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको कोई मुद्दा नहीं, इस मुद्दे के आधार पर वोट मांगने नहीं जाएगी। पर यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर ये 27 सीटों की हम बात करें, इसमें मान लीजिए 26 सीटों की अभी हम बात कर लें, तो क्या 26 की 26 आप जीत पाएंगे? देखिए, ये निर्णय जनता को करना है, लेकिन हम जितनी भी सीटें हैं सब पे हमारे कार्यकर्ता दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जनता को समझाएंगे। और ये जो चुनाव है, जनता के वोट को जिस तरीके से छला गया है, तो ये रणनीति जनता ने बना रखी है। आप बार बार कह रहे हैं कि जनता के वोट को छला गया है, परंतु जिन्होंने इस्तीफे दिए, मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि इससे बदल के और उधर चले गए, उन्होंने बाकायदा अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। एक बहुत बड़ा पद होता है, आजकल लोग सरपंच पंच से नहीं देते, तो विधायक तो बहुत बड़ी बात है। पर क्या आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा मैनेजमेंट हो सकता था जिसे कमलनाथ जी नहीं कर पाए? देखिए, मैनेजमेंट तो किया था, सब किया, यहाँ भी कोशिश की, लेकिन अब यहाँ हमारे पास मार्जिन कम था। वहाँ राजस्थान, यहाँ कोशिश कैसी की? कि अगर सिंधिया जी ने कहा कि ये मांग अगर किसानों की या शिक्षकों की पूरी नहीं हुई तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा उतर जाएं। देखिए, जब सिंधिया जी ने खुद किसानों के प्रमाण पत्र उन्होंने बांटे हैं, और एक नहीं अनेकों विधानसभाओं में उन्होंने बांटे हैं, तो क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा था? क्या वो झूठे प्रमाण पत्र थे? इस बात का जवाब सिंधिया जी को देना चाहिए। नहीं, पर वो बार बार ये कह रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी राहुल गांधी जी ने, और 10 दिन में नहीं हुआ। वो उनका एक तो प्ली है, यानी उनका तर्क है। दूसरा शिक्षकों का था कि भाई ये शिक्षकों के लिए आपने कहा था कि हम इनके लिए ये करेंगे अगर सत्ता में आए, आप उनकी भी मांगे नहीं सुन रहे थे। 10 दिन में कर्जा माफ़ी नहीं, बल्कि कुछ ही घंटे बाद कर्जा माफ़ी की हम योजना ले आए। किसी से हमने कर्जा वसूला नहीं, लोगों को राहत वहीं से मिल गई कि कोई उनसे कर्जा भी हो गए। ठीक है, नहीं डिफॉल्टर उसमें क्या, हमारे समय में कोई नहीं हुआ। जो हमारे पास 29 लाख किसानों की सूची है, हमारे समय में किसी को नहीं किया। हमने स्टेट बैंकर्स कमेटी की मीटिंग बुला के ये बात की थी। फिरोज जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब आपसे तो कोई चीज़ छुपी नहीं है, ठीक है कि नहीं? दर्शक भी सब जानते हैं, आप कितना भी झूठ बोलेंगे तो वो तो समझ में आएगा। ये सर्वविदित है कि 2 लाख का आपने कर्जा माफ़ करने की जैसे ही घोषणा की और जैसे ही साइन किए 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जो भी मुख्यमंत्री की शपथ ली कमलनाथ जी ने, 1 घंटे बाद साइन कर दी।
परंतु वो 1.25 साल तक माफ़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारे किसान डिफ़ाल्टर हो गए। डिफ़ाल्टर होने के बाद उनको ना खाद बीज के लिए पैसा मिला, ना उनको अग्रिम लोन मिला। ये तो आपकी जानकारी में है ना? देखिए, नहीं है ये। मार्च से पहले पहले तक 22 लाख 22.5 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ़ कर दिया था। ये सबके सामने है ये बात। दूसरा, जब हमने सेकंड किस्त डाली तो वो 1 लाख तक के लोगों की हुई। जो 7.5 लाख किसान थे, जिसमें 2 लाख तक के भी थे, जिनका खाता एनपीए हो गया था, उनकी ज़मीन राजसात हो रही थी, वो सारे के सारे इसका उन किसानों ने लाभ उठाया। हमको स्क्रूटनी भी कराना पड़ी। आपको मैंने सीधे से पहले ही सवाल पूछा था कि आप झूठ बोलेंगे दर्शक तो जानते हैं। मैंने एक भी बात इसमें झूठ नहीं बोली। झूठ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि साहब 2 लाख तक का माफ हो गया। अगर हो गया होता तो वो डिफाल्टर क्यों होता, क्यों उसको कर्जा नहीं मिलता आगामी, बताइए। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के हमने जितने कर्जे थे वो सारे माफ कर दिए थे 50,000 तक। आप अभी भी नहीं मान रहे तो मैं तीसरे पक्ष से पूछ लेता हूँ। बताइए सतीश जी, कर्जे माफ हो गए थे, और हो गए थे तो किसान यूं ही चिल्ला रहे थे क्या कांग्रेस के खिलाफ? नहीं, इन्होंने जो प्रक्रिया अडॉप्ट की थी कांग्रेस ने या सरकार ने, वो चीज़ ही अलग थी। एक बात समझ लीजिए आप, वो जो सहकारी समितियां हैं या ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं या ये किसान बैंक जो हैं, इनकी जो किस्त रहती थी उसका एक प्रमाण पत्र दिया गया था कि भाई ये इनकी राशि जो है ये समायोजित की जाएगी। और वो कोई 2 लाख रुपए नहीं की गई, वो तो 15,000, 5,000, 13,000, 20,000 इस तरह का चला। 2 लाख रुपए तक का एक भी सिंगल केस मध्य प्रदेश में किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये मेरे भाई बता दें मुझे कि फला जिले में, फला तहसील में, फला गांव के फला व्यक्ति का 2 लाख रुपया कांग्रेस ने माफ किया था। मैं मान लूंगा कि हाँ भाई, कांग्रेस ने सारे लोग किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए थे। अब ये कह रहे हैं डिफाल्टर नहीं हुए। नरसिंहपुर में कम से कम 20 किसान ऐसे हैं जो इस बात के लिए इंतजार में थे कि हमारा कर्जा माफ हो, तो उन्होंने सोसाइटी की जो किस्त होती है वो नहीं भरी। जो नहीं भरी तो वो डिफाल्टर हो गए। तो सोसाइटी ने उनको ना तो बीज दिया और ना उनको खाद दी। तो उनसे कहा कि तुम पहले ये पैसा जमा करो, इसके बाद तुम्हारे को लोन मिलेगा। और उन्होंने वो किया, और वो लोग मौजूद हैं। मैं उनके नाम कहो तो आप उनके नाम बता देता हूँ। सही है, खैर आपने प्रमाण मैं बता दूं जी। जो पहली सूची आई थी उसमें 5,500 किसान थे जिनके 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए। और उन लोगों के नहीं हुए, उन लोगों के नहीं हुए जिन्होंने एक जमीन और एक आधार कार्ड पे 3-3 जमीनों, 3-3 बैंकों से कर्जा ले। फिरोज जी, थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन अब तो कम से कम कर लीजिए। देखिए, नहीं तो जनता उपचुनाव में कांग्रेस को इसी मुद्दे पर पटखनी दे देगी। आप ईमानदारी से बोल दीजिए कि बोल ही रहे हैं आपके कई नेता। अब लक्ष्मण सिंह जी, आप सोचते हैं कि ये गलत नेता हैं क्या? ये खुद इन्होंने कहा पिछले ही साल के साहब राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। और जब उन्होंने बयान दिया तब तक, मतलब पिछले साल तक, ये दिसंबर में उनका बयान आया था, तब भी उन्होंने कहा कि अभी भी माफ़ी मांग लें तो जनता माफ़ कर देगी। आज ये स्थिति है कि 1.25 साल बाद जब आप सत्ता में नहीं हैं तो अपनी गलती को मानने में क्या दिक्कत है कि हाँ, हमने पैसा नहीं कर पाए। देखिए, हमने जो 29 लाख किसानों की सूची जारी की है उसमें कोई एक आदमी आप बताइए जिसका कर्जा माफ नहीं हुआ। अरे 2 लाख नहीं हुआ, नहीं तो 65,000, किसी का 70,000। हमने कहा था कि तीसरे चरण में हम करेंगे। देखिए, तो हमने कहा था तीसरे चरण में करेंगे। ये बात तो सही है। आप वचन पत्र में ये लिख देते या अब बता दें कि नहीं साहब ये गलती हुई, हमारे पैसा नहीं था, हम नहीं दे पाए। झूठ क्यों बोलना? कि झूठ कहाँ? हमने कब बोला कि सबका किसान हमने कर्जा? कभी कमलनाथ जी ने नहीं कहा। अब मुझे नहीं कहा। ठीक बात है, चलिए आप मानते हैं, ये अच्छी बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये एक तो ये मुद्दा हो गया। अब बात उठती है राजस्थान की। राजस्थान में अगर अशोक गहलोत ने निकम्मा तक कह दिया सचिन पायलट को, इसके बाद भी उन्होंने गुंजाइश रखी कि नहीं, कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है। हाई कमान ने भी हस्तक्षेप किया और मामला फिर से, जिसको कहें, पायलट का प्लेन आपके बाड़े में जो है उतर गया। अब वो उतरा नहीं उतरा, आपके लोगों को क्रश करता, वो बात की बात है। पर क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था सिंधिया के साथ? देखिए, सिंधिया जी से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी उनको, उनके साथ उनकी बात सुनने में, लेकिन वो उनका विचार ही कुछ और था। उनको जिसको पार्टी छोड़ के ही जाना था तो जाना ही था, वो चले गए छोड़ के।
उनको देखिए सुन तो लीजिए, उन्होंने 3 बार हाईकमान से मिलने की कोशिश की, उस समय उन्हें टाइम नहीं मिला। उन्होंने यहाँ कहा कि राज्यसभा का पहला पद मुझे दे दिया जाए, नहीं दिया गया। आपको भी पता है, ये तो आप भी नेता हैं, कि 2 पोस्ट तो आपको वैसे भी मिलती ही मिलती। अगर दिग्विजय सिंह जी सेकंड पर भी आते तो भी निर्वाचित तो होते ही, क्योंकि अगर बीजेपी के जीत सकते हैं तो आपके तो जीतना स्वाभाविक थे। तो ऐसी इतनी क्या दिक्कत आ गई थी कि उस व्यक्ति को ना आपको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था, ना राज्यसभा का टिकट देना था, कि तय कर रखा था कि ये कांग्रेस से इतने लोग चले जाएं? नहीं, तय क्यों कर रखा था? सिंधिया जी को खुद ही नहीं जाना था जिस दिन वो आए तो थे। कब तक अपनी उपेक्षा नहीं, उपेक्षा का क्या सवाल है। जिस दिन वो आए थे, जब उनके पिता दिवंगत हुए थे, दिग्विजय सिंह जी ने उनका चुनाव संचालन किया था, वो चुनाव जीते। उसके बाद वो दोबारा 2 साल बाद चुनाव लड़ा, उन्होंने उनको मंत्री बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया, फिर उसके बाद उपनेता रहे। वो अपनी सीट नहीं जीत पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी हारे, वो भी हार गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद क्या परेशानी थी? तो आप मुझे ये बताइए, जब सब सुन तो लीजिए, सब हारे, आपने कहा दिग्विजय भी हारे, सिंधिया जी भी हारे, पर अगर दिग्विजय सिंह जी के लड़के को आपने मंत्री बना दिया, उनके भाई भतीजे को आपने मंत्री बना दिया, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि सिंधिया जी को भी कुछ आप दे देते कि भाई चलो तुम प्रदेश अध्यक्ष ही बन जाओ, राज्यसभा का टिकट ही ले लो? ऐसा नहीं कर सकते थे? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, साफ कहा सबके बीच में, कि उनको कभी मेरे से टाइम लेने की जरूरत नहीं होती थी, वो सीधे आ सकते थे मेरे पास। तो देखिए, वो बात नहीं सुनी जा रही थी, सुन तो लीजिए, ये उन्होंने ही अपने बयान में जाने से पहले कहा कि मैंने कई बार प्रयास किए मिलने के, हाईकमान नहीं मिला। दूसरा, यहाँ जो कुछ चल रहा था कि कमलनाथ जी बस दिग्विजय के भरोसे बैठे थे कि यही मैनेजमेंट करेंगे, क्या उनको नहीं होना चाहिए था एक्टिव खुद, कि वो खुद एक्टिव होते? हालांकि हुए, पर बाद में जब जिसको कहते हैं ना, जब पूरी मजमा लुट गया, तब उन्होंने अपने खास सिपह सालार सज्जन सिंह वर्मा को बंगलौर भेजा। पर क्या ये पहले नहीं हो सकता था काम? देखिए, दिग्विजय सिंह जी गुना में उनका और सिंधिया जी की मीटिंग फिक्स थी। दिग्विजय सिंह जी अपने टाइम पे पहुंचे, सिंधिया जी ने ही अपना जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन किया कि मैं बाद में मिलूंगा, दिल्ली में मुलाकात करेंगे। एक बात, सिंधिया जी चाहते थे कि उनके 12-14 आदमी हैं, वो सबके सब उनके जो है मंत्री बन जाना चाहिए। पार्टी वो नहीं, उसमें तैयार नहीं थी। जो उनको बीजेपी में मिल सकता था वो बीजेपी में मिले, और ये उनकी नाकामी है कि उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, घर में अगर आप तो मानते हैं सिंधिया जी छोटे हैं, दिग्विजय बड़े हैं, ठीक है ना, तो घर में अगर कोई छोटा जिद कर रहा है तो भाई ठीक है, फिलहाल उसको कुछ दे के शांत करते अपन। ये तो नहीं कि उसको उठा के तू निकल ही जा घर से बाहर, भले घर बर्बाद हो जा। देखिए, जो अगर मैं आपसे छोटा हूं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे ये मिलना चाहिए। मैं आपके खिलाफ बाहर चिल्लाना नहीं शुरू कर दूंगा रोड पे कि मैं अपने चाचा के खिलाफ या अपने काका के खिलाफ। बताइए सतीश जी, आपको लगता है कि सिंधिया जी एकदम चिल्लाने लगे होंगे, कुछ वजह रही जिसकी वजह से वो इतना सहन करते रहे, तब अति हो गई, तब बाहर निकले? अब राजनीति में सब चीजें होती हैं तिवारी जी, चलता आया है अपन इसको, तो हो ही चुका है, उसमें सरकारी चलेगी इनकी नाकामी। पर ये मान नहीं रहे ना, ये तो कह रहे हैं वो नहीं माने कांग्रेस, अभी तो क्षेत्रीय दल होगी कांग्रेस। देश के एक उदाहरण और देंगे आप? मैं आपसे पूछूंगा फिरोज जी, इसका मुझे जवाब, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि दीपक सक्सेना एक ऐसा विधायक जिसने कमलनाथ जी के लिए सीट खाली की, और उन्होंने, कमलनाथ जी ने कहा उनसे कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मतलब थे ही, जीता जैसे ही मैं विधायक का चुनाव, सो ही आपको कहीं ना कहीं निगम मंडल में सेट कर दूंगा। और वो आदमी पूरे साल भर इंतजार करता रहा। ये आपको नहीं लगता कि ये इंतहा है कि किसी, मतलब जो कार्यकर्ता आपके लिए जी जान लगा दे रहा है, आपको उसकी भी फिक्र नहीं? देखिए, दीपक सक्सेना जी का जहाँ तक सवाल है, कमलनाथ जी भी स्वयं चाहते थे, पार्टी में भी ये भावना थी कि उनको दिया जाना चाहिए। फिर क्या हुआ? लेकिन चूंकि जब ये आखिरी में हमने किसी को निगम मंडल नहीं दिया, आपके सामने कैसे नहीं दिया? अपेक्स नहीं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, अपेक्स बैंक में आपने अशोक जी को क्यों बनाया? दीपक सक्सेना जी से पूछा गया था कि आप अपेक्स बैंक में जाना चाहेंगे, आपको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आप रहे हैं, आप अपेक्स बैंक में जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा मुझे कोऑपरेटिव बॉडीज में नहीं जाना है। उसके बाद जब ये पूरी स्क्रूटनी हुई, एक एक कार्यकर्ताओं के नाम जो है दिल्ली में इकट्ठा हुए, और ये भी सिंधिया जी की वजह से हो रहा था।
ये भी सिंधिया जी ने ही चाहा था कि ये इस तरीके से निगम मंडलों में जो भी नॉमिनेटेड पद हैं वो भरे जाना चाहिए, और वो भरे जाते। नहीं, लेकिन सवाल कब तक इंतजार करेगा कोई व्यक्ति। अब आप देखिए, क्या ये बात सच नहीं है कि कमलनाथ जी हों या उनका जो कोरम था वो अपने आप में इतना आत्ममुक्त था कि हमारी सरकार तो 5 साल चलेगी, वो ना विधायकों से मिल रहे थे ना कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। ये आपको नहीं लगता एक कमी है? आज तक मुझे कोई विधायक नहीं मिला जिसने अपनी नोटशीट दी हो, अपनी लेटर दिया हो और उसके लेटर पे कार्रवाई नहीं हुई। आज तक मुझे कोई नहीं मिला। अब मैं उदाहरण देता हूँ आप, ठीक है। नारायण पटेल, सुन लीजिए, नारायण पटेल आपकी पार्टी में किसी गुट के नहीं थे, ये खुद लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, और उनके जाने पर अफसोस जताते हुए कहा कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि ऐसा आदमी क्यों चला गया। वो व्यक्ति कह रहा है कि साहब मैंने अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो जल परियोजना हो, सड़क की बात हो, उसके लिए सीएम से मिलने की कई बार कोशिश की पर उन्होंने मुझे टाइम तक नहीं दिया। वो झूठ बोलते हैं ये बात, वो हर मेरे आदमी साथ बोल रहा अरे है। वो मेरे साथ किसान कांग्रेस में रहे हैं, हम लोगों ने तो किसान कांग्रेस के कोटे से उनको टिकट दिलाया दोबारा। चलिए, तो मुझे और राहुल गांधी जी से ये बताइए, ये बात दीपक बावरिया जी से हम लोगों ने जब सूची दी थी किसान कांग्रेस की सुनिए तरफ ना, से। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलिए मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ नारायण पटेल गलत बोल रहे होंगे, प्रद्युम्न लोधी भी गलत बोल रहे थे, सुमित्रा देवी का जो है वो भी गलत बोल रही हैं, ये भी गलत बोल रहे थे, सबके सब, जिनका सिंधिया ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जो लोग ये तो बाद में गए अरे हैं। तो जो लोग जनता के बीच में बोल के आए कि मैं 5 साल तुम्हारी सेवा करूंगा, आप विधायक थे, आपको टिकट दिया पार्टी ने, अपनी संगठन शक्ति दी, जो राशि दी जा सकती है पार्टी ने वो राशि दी, तुम्हें विधायक बनाया। 5 साल आप अपने अधिकारों की बात करोगे या कर्तव्यों की बात? तो अधिकार तो तब करेगा ना जब सुने कोई मुख्यमंत्री तो पड़ा हुआ 5वें माले पे, उसे फुर्सत नहीं है। ये गलत, मैं कह रहा हूं ना, आए आज नारायण पटेल और वो आए क्या नाम से प्रद्युम्न लोधी, ये दोनों एक बात आप मेरी पूरी बात सुनिए। ये दोनों आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दिखाएं कि हमने ये लेटर दिए थे। हाँ, दिखाया क्या? और उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट दिखाए कि साहब ये प्रोजेक्ट मेरे थे जिनको मंजूरी नहीं मिली 1.25 साल में। क्यों प्रोजेक्ट क्या? कोई भी अगर आप 250 करोड़ अब जनता को सामने सुनिए तो सही। नहीं, उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, उपचुनाव में आप भी जान रहे हैं ये तीनों लोग नहीं होंगे, ये तीनों लोग प्रत्याशी नहीं होने वाले। तो वो खरीद फरोख्त, अरे आप तो सुन तो लीजिए, आगे की तो बिकने वाला आदमी क्या बोलेगा? आगे की तो सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब यही विधायक खड़ा होगा मंच पे और दिखाएगा कि साहब ये प्रोजेक्ट था, मैंने आपके लिए 16 सड़कों के लिए कहा, मिले नहीं मेरे से कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, सीएम भी वही, मिलना है नहीं है तुम्हें जनता से, तो इससे आपको नहीं लगता कि और कमजोर होती जा रही है? प्रद्युम्न लोधी नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष क्यों बन गए? अरे तो आगे का कैसे बन गए? मैं आपको यही तो पूछ रहा हूँ कि वो आदमी जो आपका था, आप उसे लात मार के भगा रहे हो, जब वो दूसरी जगह जाके बैठ जा रहा है तो आप कह रहे हो वहां कैसे बन गया? जब आप नहीं संभालोगे दूसरा तो संभालेगा ना। नहीं, जब आप वोटों का सौदा करोगे पूरे देश में कर रहे हो आप, तो देखिए जब भारतीय जनता पार्टी पूरे दोषों में पूरे देश में कर रही है, एक ही पार्टी में नहीं कर रही, लीजिए सभी पार्टियों में कर रहे हैं। वोटों का सौदा कोई बीजेपी ने किया हो ऐसा तो है नहीं है। कांग्रेस जब केंद्र में, अरे वो कांग्रेस तो पहले की बात है, वो आज जो हो रहा है, तेलुगु देशम के आदमी ले आए, 2 आदमी लेके सरकार बना ली। तो सुनिए, जब ये पाप तो वो गिनाए, ये देखिए जब कोई सौदा कर लेता है वो क्या कहेगा मैंने चोरी की? कभी कोई चोर बोलता है ऐसा? भाई मैं यही कह रहा हूँ कि सवाल आपके ऊपर भी है ना, तो वो ऐसा बोलेगा। देखिए, जो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, जब जनता आपसे ये पूछेगी नहीं जब कि भाई साहब आप अपने आदमी को क्यों नहीं संभाल के रख पाए? जनता तो ये कह रही है कि जनता तो ये कहती है, जनता नहीं कह रही है, अभी आप कह रहे हैं। नहीं, वो जनता भी कहेगी उनसे, वो जनता उनको ये बताइए, उनके क्षेत्र में भी कह रहे हैं लोग, ये इन्होंने पैसे लिए, जनता तो हिसाब कर करके बता रही है इन्होंने इतने 5,800 में हमारा वोट बेचा है। चलिए, आपके पास कोई सबूत है क्या 5,800 में बेचा? नहीं, तो उनके पास सबूत है कि हमने उनके धक्का दे के भगाए। ये कुतर्क हो गया। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि अगर आपके पास उनके बिकने का कोई प्रमाण हो तो जनता के सामने रखें। जो नरोत्तम मिश्रा जी का वीडियो वायरल? नहीं, गलत। आप वीडियो वायरल हुए कि हम 24 घंटे में आपको शपथ दिला दें। अरे भाई, सवाल कोई शपथ की नहीं है, वो आपका ही व्यक्ति है। अरे उसी ने ला के दिया। और आगे सुन लीजिए, वो भी ब्लर
वीडियो फोर्ज निकला जिसकी जांच भी हो गई और उसमें कार्रवाई भी हो गई। मैं आगे का आपसे पूछता हूं सतीश जी कि ये जो तर्क दे रहे हैं कि साहब बिक गए, जनता मानेगी क्या इनके तर्क को कि जब इनके खुद सीएम मिल नहीं रहे थे लोगों से, चाहे वो नेता हों, पत्रकार हों, सभी की इनने दुर्गति कर रखी थी, तो जनता तो बहुत दूर की चीज़ है। अब वो तो चुनाव आए जा रहा है, सामने मालूम पड़ जाएगा इनको। अपन यहाँ स्टूडियो में बैठ के भले कुछ भी कहें, लेकिन जो आम पब्लिक है वो जानती है इस चीज़ को, और क्या स्थिति और क्या रिजल्ट रहेगा ये सामने जाएगा। अभी कोई बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, 27 सीटें हैं, 27 सीटों मालूम पड़ जाएगा कि पहली बात तो ये कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है 27 जगह, ये कैंडिडेट खड़े कर सकें। बातें गली कितनी कर ली है, लेकिन स्थिति जो है अभी मेरी 2-3 कल ही मेरी संख्या के लोगों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो इनके पास प्रत्याशी नहीं है जो ऐसा प्रत्याशी हो या इस तरह का चेहरा हो जो आकर्षण पैदा कर सके पब्लिक का। अब यहाँ पर बैठिए कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक अंतिम सवाल आपसे फिरोज जी कि ये प्रत्याशी चयन को लेकर भी बहुत दिक्कतें अब सामने आ रही हैं। दतिया में ही जैसे आपने देखा होगा, परसों घनश्याम सिंह जी के सामने ही नाहर सिंह और सलीम कामरेड लड़ पड़े, और नाहर सिंह समर्थकों ने जो है कामरेड को बहुत मारा पीटा या धक्का मुक्की की उसके साथ। ये खबरें आपके पास आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देखिए, ये सारी खबरें हम लोगों के पास हैं बाकायदा, जैसे हमने ये ठीक है क्या? पर ये 2018 में दिए हैं, ठीक है, वैसे ही हम इस बार भी टिकट देंगे और हम जीत के आएंगे, आपको दिखा देंगे, वो सामने दिख जाएगा वो। ठीक है। अंतिम सवाल सतीश जी आपसे, क्या ये अभी अतिरेक में है कांग्रेस, अभी भी आत्ममुग्ध है क्या? ये ना आत्ममुग्ध तो है साहब ना, ये आप इनके कदम से लग रहा है ना आत्ममुग्ध। मुझे बताइए 27 उपचुनाव होना है, 27 में से आप मुझे ये बताइए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस कोई पेड़ बना पाएगी क्या? मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आपसे। बहुत बड़ा सवाल आपने छोड़ा है और चर्चा को मैं यही विराम देता हूं, और दर्शकों से अब यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता सलाह दे रहे हैं, क्या उन्हें सुना जा रहा है? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।